जोहार साथियों, मेरा नाम अर्जुन मेहर है। साथियों, ये देश जब आज़ाद हुआ था तो यह तय किया गया था कि इस देश के निर्माण में इस देश के सभी समुदायों के लोग, वर्गों के लोग, धर्मों के लोग इस देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी इस देश का आदिवासी समुदाय तथाकथित विकास के नाम पर अपने जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय की कुछ पीढ़ियां ऐसी हैं जो दो बार अपने जल जंगल जमीन से विस्थापित हो चुकी है। आज भी कभी सड़कों के निर्माण के नाम पर, कभी बांधों के निर्माण के नाम पर, कभी फैक्ट्रियों के निर्माण के नाम पर, कभी उद्योगों के निर्माण के नाम पर, कभी रिजर्व योजना के नाम पर हमेशा आदिवासियों को ही जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। तो साथियों, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पार तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना की। यह परियोजना आजकल बहुत सुर्खियों में है। यह परियोजना सुर्खियों में इस वजह से है क्योंकि इस परियोजना के खिलाफ गुजरात का आदिवासी समुदाय लगातार सड़कों पर संघर्षरत है और वो लगातार संघर्ष कर रहा है अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। तो साथियों, सवाल उठता है आखिरकार क्या है पार तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना। तो साथियों, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि यह नदियों को कोई जोड़ने की परियोजना है, लेकिन वास्तविकता में यह नदियों को जोड़ने की परियोजना नहीं है, बल्कि जो कमांडिंग क्षेत्र है, जो नदी का लाभ क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र है, वहां से पानी को दूसरी तरफ मोड़ने की एक परियोजना है। यह परियोजना केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। इस नदी लिंक परियोजना के क्षेत्र में गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र शामिल है। इस नदी लिंक परियोजना के तहत कुल 7 बांधों का निर्माण होना प्रस्तावित है, जिनमें से 6 बांधों का निर्माण गुजरात में होगा और 1 बांध का निर्माण महाराष्ट्र में होगा। भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली के अनुसार पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना के तहत पश्चिमी घाट क्षेत्र में उपलब्ध अतिरिक्त जल को सौराष्ट्र और कच्छ के कम जल वाले क्षेत्र में भेजने का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि इससे पहले 2007 और 2008 में आदिवासियों के द्वारा कठोर विरोध किए जाने के बाद इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस परियोजना को अब एक बार फिर केंद्र सरकार चर्चा में लेकर आई है और उसने इसके लिए बजट आवंटन किया है। यहाँ सवाल उठेगा आखिरकार आदिवासी समुदाय के लोग इस परियोजना का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि यह परियोजना संविधान की अनुसूची 5, पेशा कानून 1996, वन अधिकार अधिनियम 2006 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का पूर्णतः उल्लंघन करता है। इस परियोजना की वजह से बांधों के डूब क्षेत्र में कम से कम सैकड़ों गांव और 7500 हेक्टेयर भूमि पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगी। इस परियोजना की वजह से लाखों आदिवासी अपनी जमीन खो देंगे। इस परियोजना के तहत दक्षिणी गुजरात की नदियों के पानी को नर्मदा बांध की नहरों की ओर मोड़ देगी, जिससे दक्षिणी गुजरात में सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए पानी की कमी हो जाएगी। साथियों, हम सब जानते हैं कि वर्तमान में किस तरीके से भारत समेत पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रही है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को जंगलों का विकास करना चाहिए, ना कि उनका विनाश करना चाहिए। लेकिन अगर यह परियोजना अमल में लाई जाती है तो इस परियोजना की वजह से 15,000 एकड़ में फैले गुजरात के सबसे समृद्ध वन संकट में आ जाएंगे। और ये गुजरात के सबसे समृद्ध वन अभी कहीं हैं तो वो डांग क्षेत्र में, वलसाड़ क्षेत्र में, नवसारी, तापी, नर्मदा आदि क्षेत्रों में हैं। और ये उन्हीं क्षेत्रों के अंदर इस परियोजना को लाया जा रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण की अपूरणीय क्षति होगी। साथ में केंद्र सरकार ने नर्मदा योजना, जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है हमेशा से भारत सरकार की, वो योजना पूर्णतः विफल हो चुकी है और उस योजना की विफलता को छिपाने के लिए ये नई परियोजना लेकर आई जा रही है। जब नर्मदा परियोजना का काम शुरू किया गया था तब सरकार ने दावा किया था कि गुजरात में 18 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई मिलेगी और उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की पानी की समस्या स्थायी रूप से हल हो जाएगी। हकीकत यह है कि 18 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को ही सिंचाई का पानी मिलता है। बाकी का पानी आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए औद्योगिक इकाइयों को सप्लाई कर दिया जाता है
और ये योजनाएं किसानों के नाम पे बनाई जाती है, लेकिन वास्तव में लाभान्वित पूंजीपति लोग होते हैं। इस परियोजना पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे भारत के खजाने को बहुत बड़ा नुकसान होगा और फायदा सिर्फ पूंजीपतियों का होगा। इन तमाम कारणों से आदिवासी समुदाय के लोग लगातार इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। तो साथियों, अब सवाल उठता है कि आखिरकार आदिवासियों की मांग क्या है। साथियों, आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना है कि यह परियोजना आदिवासी समुदाय के बिल्कुल हित में नहीं है, इसलिए इस परियोजना को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इस आंदोलन से जुड़ी कुछ बातें जानने के लिए जब हमने आदिवासी कार्यकर्ता मित्रांशु गामित से बात की तो उन्होंने बताया कि जब इस परियोजना के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे तो भाजपा से जुड़े गुजरात के नेता कहते हैं कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, जबकि केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट का जिक्र अपने बजट में करती है और इस परियोजना का डीपीआर भी तैयार हो गया है। वहीं महाराष्ट्र की सरकार ने साफ मना कर दिया है कि जो एक बांध महाराष्ट्र में बनना है वो उसके समर्थन में नहीं है और वो आंदोलनकारियों के साथ है। 28 फरवरी को वलसाल जिले के धरमपुर में गुजरात और महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में आदिवासी पहुंचे और उन्होंने अपना प्रतिरोध दर्ज करवाया। धरमपुर प्रोटेस्ट के बाद 2 मार्च को गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, कुछ राजनीतिक लोग आदिवासियों को बरगला रहे हैं। लेकिन अगले ही दिन गुजरात सरकार अपना वार्षिक बजट पेश करती है और उसके अंदर इस प्रोजेक्ट का जिक्र करती है। तो ये गुजरात सरकार का दोगलापन है कि वो किस तरीके से आदिवासियों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात राज्य में आदिवासी समुदाय के इस आंदोलन को लोकल मीडिया का सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की मीडिया का सपोर्ट बिल्कुल नगण्य है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से आदिवासी समुदाय के लोग लगातार अपनी आवाज को ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों के माध्यम से उठा रहे हैं। ट्विटर पर हम देख रहे हैं किस तरीके से बांध हटाओ, आदिवासी बचाओ, कैंसिल तापी रिवर लिंक जैसे हैशटैग चल रहे हैं और इन हैशटैग्स को देश भर के आदिवासी समुदाय के लोगों का समर्थन मिल रहा है। एक सवाल यहाँ पर हमने पूछा जब हम आदिवासी कार्यकर्ता मित्रांशु गामित से बात कर रहे थे कि मित्रांशु, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, क्या एक राजनीतिक आंदोलन है या फिर एक सामाजिक आंदोलन है? तो मित्रांशु गामित ने हमसे कहा कि हम लोग देखते हैं कई बार जब आदिवासी समुदाय पे कोई दिक्कत आती है तो कई राष्ट्रीय स्तर के एनजीओ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एनजीओ आते हैं और उनकी समस्याओं को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि उन एनजीओ के द्वारा उठाई गई मुद्दे जो होते हैं उन मुद्दों का कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आता और अंत में आदिवासी समुदाय खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। इसलिए आदिवासी समुदाय ने जो पिछली गलतियां हुई है उनसे सीख लेते हुए ये सबक लिया है कि आदिवासी समुदाय के लोग खुद ही इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और अपने हकों के लिए लड़ेंगे। तो इस आंदोलन का कोई एक अकेला नेतृत्व करता नहीं है, पूरा आदिवासी समुदाय इसका नेतृत्व कर रहा है। हालांकि इस आंदोलन को देश भर के तमाम आदिवासी संगठनों और गुजरात के राजनीतिक संगठनों जैसे कि आम आदमी पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, बीटीपी आदि का समर्थन प्राप्त है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मित्रांशु गामित कहते हैं कि उन्होंने नर्मदा योजना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, भारतमाला प्रोजेक्ट आदि जैसी कई परियोजनाएं देखी है जहां आदिवासियों को उनकी जमीन से विस्थापित कर दिया गया, लेकिन उन्हें अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इस परियोजना में भी 12,000 एकड़ किसानों की जमीन, 15,000 एकड़ जंगल, 25,000 एकड़ गोचर एवं सरकारी जमीन शामिल है। जब आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई सरकारी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि विस्थापित होने पर लोगों को 1-1.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए जाएंगे और 50,000 शिफ्टिंग के लिए दिए जाएंगे। किसानों की जमीन के लिए उस वेबसाइट पर किसी मुआवजे का जिक्र नहीं है। साथियों, आपने और हम सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से कोरोना के दौरान केवड़िया के लोग अपनी जमीनों को बचाने के लिए लड़ रहे थे और किस तरीके से वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस देश की सरकार और गुजरात की सरकार आदिवासियों को किस तरीके से उनकी जमीनों से बेदखल करने के लिए आतुर थी। साथियों, यह इस देश के नागरिकों को समझना होगा कि यह परियोजना कोई नदी जोड़ने की परियोजना नहीं है। यह तथाकथित विकास के नाम पर इस देश के आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल कर देने की एक परियोजना है।
आखिरकार कब तक तथाकथित विकास के नाम पर आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन अधिकार स्वाभिमान से बेदखल किया जाता रहेगा। लेकिन इस बार गुजरात के आदिवासी समुदाय ने तय कर लिया है कि वो जान भी नहीं देगा, अपनी जमीन भी नहीं देगा और जल जंगल जमीन के लिए, अपने अधिकारों के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए सड़कों पर संघर्ष करेगा। तो तमाम साथियों से हम लोगों की अपील है कि आप लोग गुजरात के आदिवासी समुदाय के हक में खड़े हों और उनकी इस मुहिम को समर्थन दें, उनके इस आंदोलन का समर्थन करें और उनके हक में अपनी आवाज़ बुलंद करें। धन्यवाद।